नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्न को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 2 वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या होता है? तो बल्ब में जो प्रयुक्त होता है फिलामेंट वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो इसका गलनांक क्या होता है? तो इसका होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर कितना होता है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये क्या है मालूम, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये सेल्सियस जो है इस सेल्सियस में दिया हुआ इतना, ठीक है। तो आपको केल्विन में निकालना है, ठीक है। तो केल्विन में इसको कैसे निकालते हैं, देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तो आपको सारे इससे कई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपसे बन जाएगा। सेल्सियस C-0/5 बराबर K-273/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9 होता है, ठीक है। तो यहाँ सेल्सियस में दिया हुआ है और यहाँ केल्विन में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ केल्विन में तो इस दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये 5 और 5 चला जाएगा, और यहाँ पर क्या है, सेल्सियस में कितना -273 दिया हुआ है, ये जीरो का मतलब है नहीं, तो -273 यहाँ है, और ये -273 जब इधर आएगा तो +273 और -273 ये कट जाएगा, तो यानी कि जीरो हो जाएगा। केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, केल्विन में क्या होगा, 0 केल्विन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? तो कौन सा उपकरण जो है जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है? तो इसमें से विद्युत परिपथ में प्रयुक्त जो फ्यूज होता है ये जूल के तापन के नियम पर आधारित है। इलेक्ट्रिक आयरन ये भी जूल के नियम के जो तापन के नियम पर आधारित है, और इलेक्ट्रिक केतली भी जूल के तापन के नियम पर आधारित है। इसमें से बिजली प्लग और स्विच ये जूल के जो तापन के नियम पर ये आधारित नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है ना। तो इसमें से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है ये सबसे ज़्यादा होती है, उच्चतम होती है? तो जल का जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। नेक्स्ट है कि -200 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में इसे पूछा गया था, ठीक है। तो 200 डिग्री सेल्सियस, तो उस वही फार्मूला से निकाल लेंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो सेल्सियस C-0/5 बराबर फ़ारेनहाइट में F-32 में कितना 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला से निकालेंगे। तो सेल्सियस में दिया हुआ कितना -200 है ना, तो यहाँ पर ये पहले तो ये 200 यहाँ रखिए माइनस में, ठीक है। इसको 5 से काट सकते हैं, 40 पंचे 200 माइनस में ही है, ठीक है। और ये इधर गुना कर दीजिए और ऐसे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से गुना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। ये माइनस में है, बराबर में F-32 है। अब ये 32 क्या इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 360 में से 32 घटा देंगे, 328 आएगा, तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि केल्विन पैमाने में कमरे का मानक तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने में कमरे का मानक तापमान कितना होता है? देखिए केल्विन में पूछा गया है। पहले सेल्सियस में अगर बात करते हैं तो सेल्सियस में कमरे का जो मानक तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और कभी भी एक चीज़ सिंपल में याद रखना है कि केल्विन बराबर होता है 273 प्लस सेल्सियस होता है, ठीक है। 273 में जो सेल्सियस में जितना दिया हुआ जोड़ देते हैं तो वो केल्विन निकल जाता है, ठीक है। तो 273 प्लस 20 करेंगे 293 केल्विन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भौतिक की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रव्यों के गुणों से संबंधित है? तो विराम अवस्था में द्रव्यों के गुणों से संबंधित है, कौन सा है ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन है प्रकाशिकी, थर्मोडायनामिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स और खगोल भौतिकी। क्वेश्चन क्या है कि भौतिकी की कौन सी शाखा विरामा अवस्था में द्रव्यों के गुणों से संबंधित है? तो द्रव वाला इसमें कौन सा है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स है ना। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोस्टैटिक्स है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किस उपकरण से ऊपर उठता है? तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण होता है ना। जो दीपक जलता है उसमें बत्ती में जो तेल चढ़ता है ऊपर, ये केशिकत्व के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग, ये तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे जहाज़ और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बनाया जाता है, और हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। लेकिन जो हवाई जहाज़ है ऊपर वाला, ये देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, आर्किमिडीज को है ये पानी से रिलेटेड रहेगा ना। तैरने का सिद्धांत भी किसने दिया था? तो ये जो आर्किमिडीज नहीं दिया था, तो ये पानी से ज़्यादा रिलेटेड रहेगा, तो ये हवाई जहाज़ वाला ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, दरबों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो दरबों में जो घर्षण होता है उसे श्यानता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका घनत्व, यानी कि बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए तैरता है पानी पर, है ना। इसका करेक्ट आंसर है पानी से कम होता है। नेक्स्ट है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा जो, जैसे कि तैरते हैं हम लोग, तो जो वजन है उससे हल्का लगता है, वैसा क्यों लगता है? तो जो पानी द्वारा है ना अंदर से जो बल लगाया जाता है उसे उत्प्लावक बल कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लावक बल के कारण ही जो है पानी के द्वारा लगाया गया बल जो है वो क्या होता है? उत्प्लवक कारण, और उत्प्लावक बल के कारण ही क्या है कि जो हल्का लगता है ना, कोई भी वजन पानी पर हल्का लगता है। नेक्स्ट है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वो बर्फ़ बना होता है, जमा हुआ रहता है, ठीक है, ठोस की अवस्था में रहता है। लेकिन 12 डिग्री सेल्सियस अगर बात कर रहा है तो 12 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव के अवस्था में होगा। नेक्स्ट है, देखिए ये सब जो चैप्टर दिया हुआ है ना, तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन जितना पूछा गया है इसमें है, ठीक है। विद्युत धारा और उसके प्रभाव से जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सब है, सबको चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है ना, आप देख सकते हैं ना। तो इसमें से क्वेश्चन आया है कि डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। तो इसमें से जो प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध है एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। नेक्स्ट है कि लगभग डेढ़ केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व, एक चीज़ तो याद ही होगा आपको कि सेल्सियस में अगर बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और पीछे आपको क्या बताएं कि केल्विन में अगर पूछे, तो केल्विन में कभी भी पूछे तो 273 में ऐड कर देना है सेल्सियस को। तो सेल्सियस में कितना? 4 डिग्री पर, तो इसमें 4 ऐड कर दें केल्विन में निकल जाएगा, 277 हो जाएगा। 73 4 77 पर अधिकतम होगा जल का घनत्व। इसका करेक्ट आंसर हो गया 277 केल्विन पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है। तो जो विद्युत बल्ब में वो क्या होता है? फिलामेंट होता है ना, जो कि फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना होता है ना। इसका जो गलनांक क्या था? 34/22 है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फिलामेंट का कहा जाता है ना, फिलामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत, जो विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को डैश कहा जाता है ना। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है फ्यूज। नेक्स्ट है कि आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि डैश एक विद्युत रोधी का उपकरण नहीं है। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? उसमें जो होता है ना कि विद्युत रोधी में विद्युत का प्रवाह उसमें नहीं होता है ना, विद्युत का वो कुचालक होता है, तो वो विद्युत रोधी कहलाता है। जैसे हीरा, रबर और कांच ये विद्युत रोधी है, ठीक है, विद्युत रोधी का उदाहरण है। इसमें यानी करंट नहीं पास होगा, ठीक है। और मानव शरीर जो है ये विद्युत रोधी का उदाहरण नहीं है क्योंकि इसमें करंट लगता है ना, तो ये विद्युत रोधी का उदाहरण नहीं है मानव शरीर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव यानी कि धारा यानी करंट का जो ऊष्मा से ताप निकलता है, तो वो कौन इसमें नहीं है ना। तो जैसे कि बल्ब जो है, तो बल्ब जो है ये ऊष्मीय प्रभाव का कारण है, इसमें से ऊष्मा का प्रभाव होता है। और जो विद्युत प्रेस है ना, इसमें ऊष्मा के ताप से जो विद्युत प्रेस होता है, यानी कि आयरन की बात कर रहा है, विद्युत केतली है, इसमें भी ऊष्मीय प्रभाव का
उदाहरण हो सकता है, और ये पंखे की कार्यप्रणाली जो है ये उसमें उदाहरण प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत लेपन कहलाता है ना, विद्युत लेपन। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दिष्टकारी उपकरण का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संचालन नहीं करता है? तो बिजली का संचालन यानी कि विद्युत का कुचालक हो गया, तो बिजली उसमें नहीं पास होगा, तो बिजली का संचालन नहीं करता है, तो वो कौन सा विलयन है? तो अल्कोहल और ग्लूकोज का विलयन क्या है? बिजली का संचालन नहीं करता है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध के 3 तार हैं, 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आता है यहाँ, एक समांतर क्रम में हो गया और एक है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो दोनों का सूत्र होता है, जैसे समांतर क्रम में अगर पूछे, समांतर क्रम में क्या होता है? ये ऐसे ये जो हो गया समांतर क्रम है ना, समांतर हो गया, और श्रेणी क्रम में ऐसे होता है सीधे सीधे। ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम में जो सूत्र है वो क्या आता है? कुल प्रतिरोध बराबर क्या आता है? 1/r बराबर आर कुल होता है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इस तरह से होता है। और इसका जो होता है श्रेणी क्रम में ये होता है सिंपल, कुल प्रतिरोध बराबर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जो भी हो। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि समांतर क्रम में है तो इसका ये सूत्र होता है और ये श्रेणी क्रम में ये सूत्र होता है। देखिए समांतर क्रम में क्या होता है? देखिए जो लाइन होता है समांतर क्रम किसे कहते हैं? एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये समांतर क्रम में हो गया। तो उसी प्रकार जो इसका कुल प्रतिरोध होगा तो ऊपर नीचे वाला होगा, जैसे 1/r है ना, R1 1/r2 ऊपर नीचे वाला, R1 1/r2 1/r3 ऊपर नीचे वाला होगा। ठीक है, और श्रेणी क्रम में ये सीधा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा क्या है? तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/r बराबर कुल प्रतिरोध होगा ऊपर नीचे वाला है ना, समांतर क्रम में जैसे होता है वैसे रिलेट कर लीजिए। तो 1/3 1/r1 प्लस 1/r2 है ना, ये दिया हुआ 1 प्लस r3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, बन जाएगा। तो 9 3 6 9, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, यानी 18 से ये 18 ये तीनों से कट जाएगा तो 18 हो गया। यहाँ 3 6 18, 6 3 18 और 9 दूनी 18, यानी कि 6 3 9 2 11/18। ठीक है, 11/18 आया 1/r का, लेकिन इसको क्या पलट देना है ना, पूछा कुल प्रतिरोध, तो यानी r बराबर निकालेंगे तो इसी पलट जाएगा, 18/11 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस से फिजिक्स का क्लास 2 होता है समाप्त। और आप इस चैनल पर बने रहें, टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्न चैप्टर वाइज बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।